प्रस्तावना। पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रदर्शन। मैंने अपने कॉलेज के वर्षों लॉस एंजल्स के एक बढ़िया होटल में सेवक के रूप में बिताए। वहाँ एक तकनीकी कार्यकारी अतिथि के रूप में अक्सर आया करता था। वह काफ़ी प्रतिभाशाली था। उसने लगभग 20 वर्ष से कुछ ही अधिक की आयु में वाईफाई का एक प्रमुख घटक डिज़ाइन कर पेटेंट किया था। वह कई कंपनियां शुरू करके बेच चुका था और बेहिसाब कमाता था। धन संपत्ति के साथ उसका जो संबंध था उसमें असुरक्षा और बचकानी मूर्खता का मेल दिखाई देता था। वह $100 के नोटों की कई इंच मोटी गड्डी साथ लेकर घूमता था, जिसे वह हर किसी को दिखाता था, फिर चाहे वे देखना चाहते हो या नहीं। वह बिना किसी संदर्भ के अपनी धन संपत्ति की खुलकर डींग मारता, खासकर जब वह नशे में धुत होता। एक दिन उसने मेरे एक सहकर्मी को कई $1000 की रकम दी और कहा, लो, जो जौहरी की दुकान है वहीं जाकर $1000 के कुछ सोने के सिक्के लेकर आओ। 1 घंटे बाद हाथ में सोने के सिक्के लिए वह कार्यकारी और उसके दोस्त एक डॉक के चारों तरफ इकट्ठा हो गए जो प्रशांत महासागर के सामने था। फिर उन्होंने उन सिक्कों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। वे उन सिक्कों को कंकड़ की तरह उछालते और फिर किसका सिक्का सबसे दूर गया इस बात पर बहस करते और ठहाके मारकर हंसते, सिर्फ मनोरंजन के लिए। कुछ दिनों बाद उसने होटल के रेस्तरां में एक लैंप तोड़ दिया। एक मैनेजर ने उससे कहा कि वह $500 का दोषी था और उसे उसकी मरम्मत करानी होगी। तुम्हें $500 चाहिए? कार्यकारी ने अविश्वासपूर्वक पूछा और जब जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर मैनेजर को देते हुए कहा, ये रहे $5000। अब मेरे सामने से दफा हो जाओ और फिर कभी भी दोबारा इस तरह मेरी बेइज्जती मत करना। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह का व्यवहार कब तक चल सकता था, और इसका जवाब है, ज्यादा दिन नहीं। कई वर्षों बाद मुझे पता चला कि वह दिवालिया हो गया। इस किताब का आधार यह है कि धन संपत्ति के मामले में आप कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, यह इस पर कम निर्भर करता है कि आप कितना होशियार हैं और इस पर ज्यादा कि आपका व्यवहार कैसा है। व्यवहार समझना कठिन कार्य है, उन्हें भी जो वास्तव में होशियार हैं। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर ले, एक वित्तीय आपदा से बच सकता है। इसका विपरीत उनका एक सामान्य व्यक्ति जिन्हें वित्तीय ज्ञान नहीं है, धनी हो सकते हैं अगर उनके पास कुछ व्यवहारिक कौशल हों जिनके लिए बुद्धिमत्ता की औपचारिक योग्यताओं की आवश्यकता नहीं होती। मेरी पसंदीदा विकिपीडिया प्रविष्टि अक्सर होती है, रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकी जनसेवक, निवेशक, चौकीदार और गैस स्टेशन परिचित थे। रोनाल्ड रीड का जन्म ग्रामीण वर्मोंट में हुआ। वे अपने परिवार से हाई स्कूल पास करने वाले पहले सदस्य थे। यह इसलिए भी और अधिक प्रभावशाली है कि वे प्रतिदिन रास्ते में अन्य लोगों से लिफ्ट लेकर कैंपस जाया करते थे। जब रोनाल्ड रीड का जन्म हुआ तो उनके जीवन के बारे में बताने योग्य ज्यादा कुछ नहीं था। उनका जीवन इतना सामान्य था जितना किसी का हो सकता है। रीड ने 25 वर्षों तक एक गैस स्टेशन में कारों की मरम्मत की और 17 वर्षों तक सी पेनी में फर्श पर झाड़ू लगाए। 38 वर्ष की आयु में उन्होंने $12,000 में एक 2 बेडरूम वाला घर खरीदा और अपना शेष जीवन वहीं बिताया। 50 वर्ष की आयु में वे विधुर हो गए और उन्होंने फिर दोबारा विवाह नहीं किया। उनके एक मित्र का कहना है कि उनका खास शौक ईंधन की लकड़ी काटना था। वर्ष 2014 में 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और तब जाकर इस विनम्र ग्रामीण चौकीदार ने सुर्खियां रचीं। 2014 में 503 अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हुई। इनमें से 4000 से भी कम लोगों की शुद्ध संपत्ति उनकी मृत्यु के समय $8 मिलियन थी। रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। अपनी वसीयत में इस पूर्व चौकीदार ने अपने सौतेले बच्चों के लिए $2 मिलियन और स्थानीय अस्पताल एवं पुस्तकालय के लिए $6 मिलियन छोड़े। जो रीड को जानते थे वे चकित हुए कि उनके पास इतना सारा पैसा आखिर कहाँ से आया। बाद में पता चला कि इसमें कोई भी रहस्य नहीं था। न तो उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी और न ही उन्हें कोई विरासत मिली थी। रीड ने जितना संभव था उतनी बचत की और वह पैसा स्टॉक में लगाता रहा। फिर उन्होंने दशकों तक धैर्य रखा, जब तक कि वह छोटी सी निवेश राशि बढ़कर $8 मिलियन में बदल गई। बस इतना ही। और एक जनिटर से जनसेवी। रोनाल्ड रीड की मृत्यु से कुछ माह पहले रिचर्ड नाम का एक और व्यक्ति खबरों में था। रिचर्ड फुस्कॉन वह सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं था। हार्वर्ड से पढ़े इस मिडलैंड कार्यकारी के पास MBA की डिग्री थी और वह निवेश व्यवसाय में बड़ी सफलता प्राप्त कर चुका था। अपनी लगभग 40 की उम्र में ही सेवानिवृत्त होकर एक जनसेवी बन गया। पूर्व मेरिल रोडी और डेविड कोनोवा ने फुस्कॉन की व्यवसाय कुशलता, नेतृत्व क्षमता, उचित जोखिम और व्यावसायिक बुद्धिमत्ता की काफ़ी प्रशंसा की। फोर्ब्स मैगजीन ने एक बार उसे सफल कारोबारी की 40 अंडर 40 सूची में शामिल किया, लेकिन फिर चीज़ें ठीक से नहीं चलीं। 2000 के दशक के बीच फुस्कॉन ने ग्रीनविच, कनेक्टिकट में एक 18,000 वर्ग फुट के घर का विस्तार करने के लिए जमकर ऋण लिया। इस घर में 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैराज थे और इस घर के रखरखाव का मासिक खर्च $90,000 से भी अधिक था। फिर वर्ष 2008 का वित्तीय संकट आ पड़ा। इस संकट ने वास्तव में सभी की आर्थिक स्थिति को चोट पहुंचाई।
इससे फुस्कॉन को खास रूप से गहरी चोट मिली। अत्यधिक ऋण ने उसकी परिसंपत्तियों को डुबो दिया। फुस्कॉन को कोई आमदनी नहीं थी। उसने 2008 में कथित तौर पर एक दिवालियापन न्यायाधीश को बताया। पहले उसका पास बीच वाला घर गया। 2014 में ग्रीनविच मैंशन की बारी थी। अपनी संपत्ति दान में देने से 5 महीने पहले रिचर्ड फुस्कॉन का घर, जहां अतिथि घर के अंदर के स्विमिंग पूल के ऊपर आकर्षक नज़ारे वाले आवरण पर खाने और नृत्य के रोमांच का स्मरण करते थे, उसे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अनुमोदित नीलाम में $7.5 मिलियन की राशि में बेच दिया गया। रोनाल्ड रीड कभी अमीर नहीं थे और रिचर्ड फुस्कॉन दिवालिया हो गए। और बस इतना काफ़ी था दोनों के बीच शिक्षा और अनुभव के विशाल अंतर को प्रस्तुत करने के लिए। यहाँ सीख रोनाल्ड की तरह ज़्यादा बनने की नहीं है, हालांकि यह भी कोई बुरी सलाह नहीं है। इन कहानियों की दिलचस्प बात यह है कि वित्त के संबंध में कितनी अनिश्चितता है। कौन सा रास्ता उद्योग में किसी व्यक्ति को किसी करोड़पति दर्जे, प्रशिक्षण, पृष्ठभूमि, औपचारिक अनुभव और संपर्कों के बिना सीखने को पछाड़ दे, जिसके पास सर्वोत्तम शिक्षा, प्रशिक्षण और संपर्क हो। मैं ऐसा कोई और उद्योग नहीं सोच सकता। एक ऐसी कहानी की कल्पना करना जहां रोनाल्ड रीड किसी हार्वर्ड प्रशिक्षित सर्जन से बेहतर हृदय प्रत्यारोपण कर सके, ये बिल्कुल असंभव है। या फिर श्रेष्ठ वकीलों से बेहतर गवाहों से जिरह कर सके, ऐसी भी कोई कहानी नहीं होगी जहां एक जेनेटर किसी विश्व के जाने माने परमाणु इंजीनियरों को मात दे सके। लेकिन निवेश क्षेत्र में ऐसी कहानियां होती हैं। रोनाल्ड रीड के रिचर्ड फुस्कॉन का सहअस्तित्व होने के 2 स्पष्टीकरण हैं। पहला, वित्तीय परिणाम भाग्य द्वारा संचालित होते हैं और इसका बुद्धिमत्ता या प्रयास से संबंध नहीं होता। ये कुछ हद तक सही है और इस किताब भर इस विषय में चर्चा की जाएगी। दूसरा, और मेरी राय में अधिक सामान्य, कि वित्तीय सफलता कोई कठिन विज्ञान नहीं है। यह एक व्यवहारिक कौशल है। जहां आप किस प्रकार व्यवहार करते हैं, यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि आप क्या जानते हैं। मैं इस व्यवहारिक कौशल को धन संपत्ति का मनोविज्ञान कहता हूँ। इस किताब का उद्देश्य लघु कहानियों द्वारा आपको यह विश्वास दिलाना है कि व्यवहारिक कौशल संपत्ति के तकनीकी पहलू से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं इसे इस प्रकार करता हूं कि सभी रीड से लेकर फुस्कॉन और बीच में बाकी सब बेहतर वित्तीय निर्णय लेना सीख सकें। और जैसा कि मैंने जाना है, ये व्यवहारिक कौशल काफ़ी अनदेखा है। वित्त को मुख्य तौर पर गणित आधारित क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाता है, जहां आप किसी फॉर्मूले में डेटा डालते हैं और फॉर्मूला आपको बताता है कि आपको क्या करना है, और यह मान लिया जाता है कि बस आप ये कर लेंगे। व्यक्तिगत वित्त में ये सच है, जहां आपको बताया जाता है कि आपके पास 6 माह की आपातकालीन राशि और आय का 10% बचत के रूप में होना चाहिए। निवेश में ये सच है, जहां हमें ब्याज दर और मूल्यांकन के बीच पहले का सहसंबंध यथार्थ रूप से पता होता है। और यह कॉर्पोरेट वित्त में भी लागू होता है, जहां सीएफओ पूंजी का सटीक मूल्य माप सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी बात बुरी या गलत है। बात यह है कि यह जानने से कि क्या करना है, आपको यह पता नहीं चलता कि जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में क्या कुछ होगा। 2 विषय ऐसे हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं, फिर चाहे आप उनमें दिलचस्पी रखते हो या नहीं: स्वास्थ्य और धन। स्वास्थ्य सेवा उद्योग आधुनिक विज्ञान की एक वजह है जिससे विश्व भर में आयु संभाव्यता बढ़ रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव शरीर के क्रिया संबंधी डॉक्टरों के पुराने विचारों को पलट कर रख दिया है और इसके कारण वस्तुतः सभी अधिक स्वस्थ हैं। धन, उद्योग, निवेश, व्यक्तिगत वित्त, व्यवसाय आयोजन, यह अलग ही कहानी है। वित्त ने पिछले 2 दशकों में विश्वविद्यालयों से सबसे होशियार दिमाग वालों को बटोरा है। 1 दशक पहले प्रिंसटन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग सबसे लोकप्रिय मुख्य विषय था। क्या यह इस बात का प्रमाण है कि इससे हम बेहतर निवेशक बने हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वर्षों की सामूहिक प्रयत्न त्रुटि विधि से हमने बेहतर किसान, कुशल प्लम्बर और विकसित रसायनज्ञ बनना सीखा है। लेकिन क्या प्रयत्न त्रुटि विधि ने हमें अपने व्यक्तिगत वित्त में बेहतर होना सिखाया है? क्या ऋण में डूबने की हमारी संभावना कम हुई है? या फिर क्या हम बुरे दिनों के लिए बचत करने के लिए अधिक योग्य हैं? या सेवानिवृत्त होने को अधिक तैयार हैं? या फिर धन दौलत हमारे सुख के लिए क्या करती है और क्या नहीं? क्या इस बारे में हमारे विचार यथार्थवादी हैं? मैंने तो इन बातों का कोई दमदार प्रमाण नहीं देखा। मेरे अनुसार ऐसा होने का कारण यह है कि हम धन दौलत के बारे में जो सोचते हैं और सीखते हैं वह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हम भौतिक विज्ञान सीखते हैं, नियमों और विधियों के साथ, और न कि मनोविज्ञान की तरह भावनाओं और बारीकी से। और यह मेरे लिए उतना ही दिलचस्प है जितना आवश्यक। पैसा हर जगह है, ये हम सबको प्रभावित करता है और हम में से अधिकांश को भ्रमित भी। हर कोई पैसे के बारे में कुछ अलग ही ढंग से सोचता है। ये हमें ऐसे सबक सिखाता है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं में लागू होते हैं, जैसे जोखिम उठाना, आत्मविश्वास और सुख। कुछ विषय ऐसे हैं जो ये जानने और समझने के लिए अधिक शक्तिशाली आवर्धक लेंस प्रदान करते हैं कि लोग जिस प्रकार पैसे के प्रति आचरण करते हैं, वे आखिर ऐसा क्यों करते हैं। ये पृथ्वी पर सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक है। धन दौलत के मनोविज्ञान के प्रति मेरा स्वयं का अभिमुखन इस विषय पर 1 दशक से भी अधिक लेखन के द्वारा विकसित हुआ है। मैंने वित्त संबंधी लेखन 2008 के शुरुआती दिनों में आरंभ किया।
यह एक वित्तीय संकट का घोर काल था और 80 वर्षों की सबसे बुरी मंदी। ये लिखने के लिए कि क्या हो रहा है, मेरे लिए ये समझना आवश्यक था कि आखिर क्या हो रहा था। लेकिन इस वित्तीय संकट के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी वह ये थी कि कोई भी यथार्थ रूप से नहीं बता सकता था कि क्या हुआ और क्यों, और इसे लेकर क्या सकते थे वह तो दूर की बात थी। हर अच्छे स्पष्टीकरण के लिए उतना ही विश्वसनीय खंडन भी था। इंजीनियर किसी पुल के ढहने का कारण बता सकते हैं क्योंकि इस बात पर सहमति है कि अगर किसी हिस्से में एक निश्चित मात्रा में बल डाला जाए तो वह हिस्सा टूट जाएगा। भौतिक विज्ञान विवादास्पद नहीं होता, वह नियमों से चलता है। वित्त अलग है, ये लोगों के आचरण से चलता है, और मैं कैसा व्यवहार करता हूँ यह मेरे लिए सही हो सकता है पर फिर भी आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है। वित्तीय संकट के बारे में जितना मैंने पढ़ा और लिखा उतना ही मुझे एहसास हुआ कि आप इसे वित्त के बजाय मनोविज्ञान और इतिहास के लेंस के द्वारा बेहतर समझ सकते हैं। ये समझने के लिए कि लोग ऋण में क्यों डूब जाते हैं, आपको ब्याज दर का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि आप लालच, असुरक्षा और आशावाद के इतिहास का अध्ययन करें। ये जानने के लिए कि निवेशक बियर मार्केट के तल पर क्यों बेच देते हैं, आपको भविष्य के अपेक्षित रिटर्न का गणित समझने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता यह है कि आप उस व्यथा के बारे में सोचें जो आपको अपने परिवार की ओर देखकर होगी यदि आपके निवेश उनके भविष्य को खतरे में डाल रहे हों। मुझे वोल्टेयर का यह अवलोकन बहुत पसंद है कि इतिहास कभी खुद को नहीं दोहराता, मनुष्य हमेशा दोहराता है। पैसे को लेकर हमारा आचरण कैसा है, इस बात पर यह बहुत अच्छे से लागू होता है। 2018 में मैंने उन 20 सबसे महत्वपूर्ण खामियों, पूर्वाग्रह और बुरे व्यवहार के कारणों को रेखांकित करते हुए एक रिपोर्ट लिखी जिन्हें मैंने धन संबंधी लेन देन में लोगों को प्रभावित करते देखा है। इसका शीर्षक धन संपत्ति का मनोविज्ञान था और लगभग 10 लाख से भी अधिक लोगों ने इसे पढ़ा। इस किताब ने इस विषय का और गहराई से अवलोकन किया है। रिपोर्ट में से कुछ लघु पैसेज बिना बदलाव के लिए गए हैं। आपके हाथ में फिलहाल ये 20 अध्याय हैं जिनमें से हर एक मेरे अनुसार धन संपत्ति के मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण और प्रति अंतः प्रज्ञात्मक विशेषताओं का वर्णन करता है। सभी अध्याय एक मूल विषय के इर्द गिर्द घूमते हैं लेकिन साथ ही अपना एक अस्तित्व भी रखते हैं और स्वतंत्र रूप से भी पढ़े जा सकते हैं। यह एक लंबी किताब नहीं है। आपका स्वागत है। अधिकतर पाठक उन पुस्तकों को समाप्त नहीं कर पाते जिन्हें वे पढ़ना आरंभ करते हैं क्योंकि अधिकांश इकलौते विषयों को 300 पृष्ठों के विवरण की आवश्यकता नहीं होती। इसके बदले मैं 20 लघु बिंदु लिखना पसंद करूंगा जिन्हें आप समाप्त कर सकें, बजाय एक लंबी किताब के जिसे आप बीच में पढ़ना छोड़ दें। और अब हम आगे बढ़ते हैं।